नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा में। टैक्स मंत्रा में आज हम बात करने वाले हैं सैलरीड क्लास को लेकर खास पेशकश लेकर आए हैं। और क्योंकि दिसंबर जनवरी के महीने में आमतौर पे जो सैलरीड क्लास के लोग होते हैं, जो कर्मचारी वर्ग के लोग होते हैं, उनमें अफरा तफरी मच जाती है कि कैसे वो टैक्स डिडक्शंस को कम करे, कैसे वो अपने इन्वेस्टमेंट के प्रूफ्स को जुटाए। तो इसको लेकर काफ़ी भागा भागी होती है। ऐसे में आप लोगों को क्या तैयारी करनी है, क्या पहले से आपको डॉक्यूमेंट अपने पास रखना पड़ेगा, इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है, सुधीर कौशिक है। करीब करीब 3 दशक का इनका अनुभव है और को फाउंडर हैं, सीईओ हैं टैक्स स्पैनर के। शुक्रिया सुधीर जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड करेंगे आज आप। सुधीर जी, सबसे पहले सवाल ये है कि दिसंबर जनवरी में कर्मचारियों के अंदर काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है कि कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें। ऐसे में उनको गाइड कीजिए, क्या क्या प्रूफ उनको जुटाने चाहिए, क्या क्या अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं ताकि वो टैक्स डिडक्शन से बच सके। क्योंकि कंपनियां जो फाइनल जो टैक्स डिडक्ट करती है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट की डिमांड करती है वो दिसंबर जनवरी के महीने में ही करती है। आमतौर पे जनवरी के आखिरी तक या फरवरी की शुरुआत में वो डॉक्यूमेंट जमा करने की आखिरी तारीख कंपनियां आमतौर पे तय करती है। ऐसे में क्या क्या प्रूफ उनको चाहिए, जुटाना चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए सर। जी, धन्यवाद मोहन जी। आपने अच्छे से मुझे मौका दिया और मुझे लगता है आपको भी काफी जानकारी है ये किस तरह से प्रोसेस चलता है और कितनी अफरा तफरी है लोगों के बीच में। वैसे मैं एक बात कहता हूं जब भी मेरी कहीं कंसल्टिंग या कुछ मौका मिलता है एम्प्लॉयज के साथ, कि इमरजेंसी वार्ड हॉस्पिटल्स में होता है, कभी बैंक में कोई इमरजेंसी वार्ड्स नहीं होते हैं। वो इमरजेंसी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। फाइनेंशियल थिंग्स कैन बी प्लान्ड बेटर। तो अगर हम प्लान करें तो जो हमने डिक्लेरेशन दिया है, जो कि अप्रैल मई के महीने में होता है, और अगर जॉब चेंज किए तो नए एम्प्लॉयर के पास हम जब जाते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तब देना होता है कि भाई मैंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जो इन्वेस्टमेंट करनी है या जो एक्सपेंस क्लेम करने हैं, मान लो रेंट है मेरे पास या मैंने घूमने जाना है, एलटीए है, तो उसके जो प्रूफ है, जैसे एलटीए है तो मेरे को टिकट है जो कि मेरे उससे कंपनी से डिडक्शन मिलेगी, मुझे एग्जम्पशन मिलेगी। वो मैं अपने आप आईटीआर में क्लेम नहीं कर सकता हूँ। कई बार लोग घूमने तो जाते हैं लेकिन टिकट देने में भूल जाते हैं अपने एम्प्लॉयर को, कितनी भी उनकी मेल आती है, और वो 30% तक का उनका नुकसान होता है क्योंकि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त क्लेम नहीं कर सकते। तो एलटीए एक ऐसी एग्जम्पशन है, अगर आप घूमने गए हैं और आपने एलटीए क्लेम किया है वो तो जरूर जरूर कर दें। दूसरा, अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम लिया हुआ है तो उसमें आपके पास बहुत कम ऑप्शंस हैं और बहुत कम आपके पास डिडक्शंस अवेलेबल हैं। तो आपके पास या तो एनपीएस है जो कि एम्प्लॉयर का है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। एम्प्लॉयर ने आपको अगर एनपीएस ऑप्ट किया हुआ है आपने, वो वहां से प्रूफ ले लेंगे और डिडक्शंस आपको बकायदा मिल जाएगी। तो न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए दूसरी है, मेरे पास रेंटेड प्रॉपर्टी है और उसका इंटरेस्ट क्लेम करना है। तो बस ये दो ऐसी हैं जहां पर आपको प्रूफ देना है न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर वो भूल भी गए तो वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त अपनी दोनों डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉयर वाली तो एम्प्लॉयर खुद ही दे देंगे जैसे पीएफ की देते हैं, और जो आपकी इंटरेस्ट की है वो अपनी रिटर्न फाइल करते हुए कर सकते हो। तो न्यू टैक्स रिजीम वाले थोड़ी सी अफरा तफरी को भूल जाएं, मैं तो यही कहूंगा। और अगर फिर भी चाहते, हाँ, अगर उनके पास कोई और इनकम है जैसे कि डिविडेंड की है, इंटरेस्ट की है, और या टीसीएस क्लेम करना चाहते हैं, आजकल ये जो अक्टूबर के महीने में एक हमारे लॉ में चेंज आया है कि अगर आपका टीसीएस भी है, पहले टीडीएस होता था, कहीं और टीडीएस या टीसीएस कुछ भी डिडक्ट हुआ है, वो आपका एम्प्लॉयर आपको क्रेडिट देगा। लेकिन आपको क्लेम करना है, आपको डिक्लेयर करना है अपने इस प्रूफ सबमिशन एक्टिविटी में। एक फॉर्म 12 BBA करके आ गया है, जो पहले बीबी था उसमें BBA है। और उस फॉर्म को अगर आप फिल करके अपनी सारी इनकम और सारे टैक्स डिडक्शन और सारे टैक्स कलेक्शन, किसी को टैक्स कलेक्शन में अगर कहीं पर थोड़ा सा भ्रम है तो टीसीएस होता है जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं, टीडीएस होता है जब कोई इनकम होती है। तो जनरली इनकम के ऊपर जो है वो सैलरी हो या कैपिटल गेन हो या मेरे पास कोई डिविडेंड इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है, उन पर कई बार हमारा 10% टीडीएस कटता है मान लो, और आपका स्लैब है 30%, तो आपको 20% जो है वो बाद में जमा कराओगे, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। इससे अच्छा है कि आप अभी जमा करा दो और आपका एम्प्लॉयर उसके हिसाब से आपसे टीडीएस ले लेगा।
लेकिन अगर आपने भूल गए नहीं किया तो रिटर्न में फाइल कर सकते हो, विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर आपका टीसीएस कटा हुआ है या कोई टीडीएस कटा हुआ है और आपको बाद में रिफंड मिलेगा, इससे अच्छा है कि आप अभी 12 बीबी में कर दें। तो ये एम्प्लॉय को कंप्लायंस के आसानी के लिए सरकार ने किया है, इसका फायदा जरूर उठाएं अपने सारे टैक्सेस और सारी इनकम। 80C के लिए अगर मैंने कोई डिडक्शन लेनी है, बच्चों की ट्यूशन फीस, जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम लिया है, ये 80C की डिडक्शन उनको मिलेगी। तो उनको भी ये बात ध्यान रखनी है कि ये मैंने सबमिट करना है। रेंट रिसीट है तो वो सबमिट करना है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है तो वो सबमिट करना है। इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है ओल्ड टैक्स रिजीम में। और हम तो बहुत रिकमेंड करते हैं लोगों को कि टैक्स देने से अच्छा है ओल्ड टैक्स रिजीम में सेविंग कर लें। इसको हम टैक्स टू वेलनेस कहते हैं, क्योंकि जो भी पैसा आप सेव करते हो वो टैक्स टू वेलनेस है, यानी कि आपको एक्यूमुलेट होकर के बाद में मिलता है। लेकिन टैक्स में गया हुआ पैसा वापस नहीं आता, वो लक्ष्मी गई तो गई। उस लक्ष्मी को रोकने का तरीका यह है कि आप इन्वेस्टमेंट करें और ओल्ड टैक्स रिजीम में रहें। दूसरा, जो आपने 80D की मेडिक्लेम, अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, वो भी अभी आपको अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना है, और वो नहीं करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसी तरह से आपके पास अगर आपने एनपीएस में 80CCD 1B में किया हुआ है तो उसकी भी 50,000 की आपको डिडक्शन अभी मिलेगी, और वो भी आप सबमिट करेंगे। वो प्रूफ आपको दिसंबर में ही कर देने चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि आपका टेक होम थोड़ा बढ़ जाता है। और अगर आपने क्लेम कर रखा ज्यादा कि मैं करूंगा इन्वेस्टमेंट ज्यादा, मेरे पास होम लोन का भी होगा, और नहीं हुआ तो आपका टीडीएस ज्यादा कटेगा, और आपके आने वाले 3-4 महीनों में टैक्स ज्यादा कटने की वजह से आपके हाथ में पैसा कम आएगा। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट कम डिक्लेयर की थी, सपोज आपने एनपीएस डिक्लेयर नहीं किया और अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका टैक्स और कम हो जाएगा और आपका टेक होम बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या हमने डिक्लेयर किया है और क्या कितना हमने एक्चुअल किया है, दोनों में कभी कभी एस्टिमेट जब हम करते हैं अप्रैल मई के महीने में फर्क आ जाता है। तो थोड़ा सा इन महीनों में अफरा तफरी की वजह यह है कि लोग प्लानिंग के हिसाब से बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं उसमें कि हम करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर नहीं करते हैं, और वो टैक्स ज्यादा कटता है, तो वो अफरा तफरी डबल हो जाती है, और फिर जल्दबाजी में गलत इन्वेस्टमेंट करके कई बार नुकसान भी करते हैं। तो इसके अलावा किसी ने अगर एजुकेशन लोन लिया है उसका इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं, किसी ने कोई पॉलिटिकल डोनेशन दिया है, ये सारी डिडक्शन, और भी कोई डोनेशन है वो भी अभी आप क्लेम कर सकते हैं। और आप अपने एम्प्लॉयर को कोई लॉसेज हैं आपके पास कैपिटल गेन के, कैपिटल उसके, वो आप ज्यादा अच्छा है कि अपने आप अपनी रिटर्न में ठीक से कंप्यूट करके कर दें। तो नहीं तो अगर कोई छोटी मोटी इनकम है, वो इंटरेस्ट की हो या कोई और, आप अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये अलाउड है अभी भी आज की डेट में। ओके, तो ये बेहद अहम सुझाव आपने दे दिए, और 12V की अहमियत भी, 12V फॉर्म की अहमियत भी आपने बता दी है कि नियोक्ता यानी कंपनी को सैलरीड क्लास के लोगों के लिए इनकम और टैक्स सेविंग डिडक्शंस की पूरी जानकारी देने के लिए फॉर्म होता है। आप स्टेप वाइज इसको फॉलो करें, अपनी इनकम और निवेश की डिटेल्स तैयार करें, फिर HRA और टैक्स सेविंग डॉक्यूमेंट जुटाएं। उसके बाद आप जो कंपनी है उसके पोर्टल पर सही समय पर अपने डिक्लेरेशन फॉर्म को भरें, और फिर कंपनी को सभी रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा करें, TDS स्लिप और फाइनल टैक्स कैलकुलेशन को उसके बाद चेक करें। और जैसे जैसे जो भी आपके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें रेंटल एग्रीमेंट, रेंट रिसीट से लेकर और आपके जितने भी सेविंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब की भी डिटेल सर्टिफिकेट आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। एक चीज़ सुधीर सर, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई विद इन अ फाइनेंशियल ईयर कोई कंपनी चेंज करता है, एक्स कंपनी से मैं वाई कंपनी में जाता हूँ एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, मैंने पिछली कंपनी में अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए थे, अब वापस से वही डॉक्यूमेंट्स, वही इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे वहां पर भी जाकर जमा करने पड़ेंगे नई वाई कंपनी में भी? अगर हम उससे फॉर्म 16 जो लिया है ना, उसमें अगर उन्होंने वो ऑलरेडी, क्योंकि आपके एक्सेप्ट कर लिए होंगे प्रूफ, अगर वो मिल गया है फॉर्म 16 में डिडक्शन, तो आप फॉर्म 16 की इंफॉर्मेशन या फॉर्म 16 की कॉपी अपने नए एम्प्लॉयर को दे दें, सबसे अच्छा तो वही है। और अगर ऐसा अभी आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो फिर तो आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट प्रूफ है वो अपने नए एम्प्लॉयर को भी दे दो, ताकि पिछले एम्प्लॉयर से गलती से कुछ छूट गया है तो नया एम्प्लॉयर आपको उसकी पूरी डिडक्शन दे देगा। और इसमें कोई डबल क्लेम नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि जो 80C की लिमिट है वो 1,50,000 की है, तो उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। अगर पिछले वाले एम्प्लॉयर ने दे दी होगी तो कंबाइंड होकर के रिटर्न में एक ही रह जाती है। तो यहाँ पर कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरा टैक्स ज्यादा क्यों आ गया जब वो जॉब चेंज करते हैं फाइनली, क्योंकि वो दोनों जगह क्लेम कर लेते हैं, दो फॉर्म 16 है तो दोनों में अलग अलग आ जाती है। तो इस तरह की गलती ज्यादा, सबसे अच्छा यही है कि फॉर्म 16 आपको पुराने एम्प्लॉयर से जब आप फुल एंड फाइनल करते हैं उसकी कॉपी
अपने नए एम्प्लॉयर को दें और वो उसको कंसीडर करता है, तो फिर आपको प्रूफ देने की, वहां जो मिल गया आपको वो यहाँ देने की जरूरत नहीं है। पर एचआरए का कई बार ऐसा होता है कि रेंट रिसीट वहां पर देने का टाइम ही नहीं आता, क्योंकि वो नवंबर दिसंबर में है और आपका जो चेंज हो गया, जो वो जुलाई अगस्त में हो गया सपोज करो, तो वो 4-5 महीने का कई बार लोगों का रेंट एग्जम्पशन नहीं मिल पाता है। वो आप जहां जॉब कर रहे हो वही देगा, नया एम्प्लॉयर आपको नहीं दे सकता है। या फिर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हुए क्लेम कर सकते हो। ये खासतौर पे जो लोग किराए के घर पे रहते हैं उनको हम कई बार हेल्प करते हैं, जब वो हमारे साथ टैक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए कंसल्टिंग करते हैं कि सर कुछ रह तो नहीं गया है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आप नए एम्प्लॉयर के साथ नहीं ले सकते हो, क्योंकि रेंट रिसीट जो देनी है वो उस एम्प्लॉयर से ही डिडक्शन मिलती है, एग्जाम्पशन सॉरी। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि क्या चीज मुझे नए एम्प्लॉयर से नहीं मिलेगी और वहां से लेनी है, या फिर मैं आईटीआर फाइल करते हुए एचआरए की एग्जाम्पशन ले सकता हूँ। दूसरा, इसमें कोई प्रूफ ऐसा नहीं है कि आजकल सब डिजिटल है। अगर आपके पास है फिर भी रह गया है नए एम्प्लॉयर को देना और आपकी डिडक्शन है, तो वो आप अपने रिटर्न फाइल करते हुए भी क्लेम कर सकते हो, एलटीए के अलावा। एलटीए नहीं कर सकते हो आप खुद से, वो आपकी रिटर्न में आप नहीं कर सकते हो। और अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम चुन रखा है, कई बार ऐसा होता है कि हमने अप्रैल में, हमें लगा कि हमारी तो कोई और इनकम है नहीं और न्यू टैक्स रिजीम ले लिया, क्योंकि हमारे पास 8-10 लाख की इनकम थी और उसमें कम स्लैब्स हैं। ऐसा कुछ लोग हमारे पास आए हैं जो परेशान हुए। जब देखा उनकी इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम और शेयर्स की इनकम भी ज्यादा है, तो उनको ओल्ड टैक्स रिजीम में फायदा हो रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि सर हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। भाई अगर आपको फायदा हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट करो ना। इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी हम तो हमेशा ही कहते हैं कि सेविंग एक अच्छी हैबिट है, और ये फोर्स सेविंग जो होती है ना, चाहे वो टैक्स के नाम पर हो रही है, एक्चुअली तो पैसा आपके हाथ में है ना, आपके अकाउंट में है। वो बस बैंक अकाउंट में आज नहीं है, वो 1 महीने, 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या जब आप रिटायर हो गए आपको मिलेगा। लेकिन टैक्स में चला गया तो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हम तो इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं या रिकमेंड करते हैं, अपने पैसे को अपने हाथ में रखो, चाहे वो एनपीएस में हो, ईएलएसएस में हो, क्या किसी पॉलिसी में हो, या होम लोन में आप दे रहे हो, तो घर तो आपका है ना, लेकिन टैक्स में गया तो आपका कुछ नहीं है। तो इसलिए ये जो डिडक्शन है आपकी रह भी गई तो आप अपनी आईटीआर में फाइल कर लेंगे। तो जॉब चेंज वालों को, जब जॉब चेंज, हाँ जॉब चेंज होता है उस वक्त किसी से कंसल्ट कर लें। देखो हर चीज आपको नहीं आती है, अगर प्लम्बर का प्लम्बर करेगा तो आप टैक्स एक्सपर्ट से बात करो ना। ओके, बिल्कुल सही बात है सर। कुछ और सवाल मेरे पास ये है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनकी इनकम फ्रीलांसर के तौर पे भी आती है, सैलरीड इनकम भी आती है, उनके लिए क्या कैलकुलेशन होता है? और एक और सवाल मैं यहाँ पे क्लब करना चाहूँगा कि क्या वो टैक्स रिजीम को हर साल वो चेंज कर सकते हैं क्या? इसमें ना थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ये कॉम्प्लेक्स है या ग्रे एरिया है। कई बार जो लॉ बनाने वाले हैं वो भी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमें दे देते हैं। तो अगर मेरी इनकम ज्यादा, सब्सटेंशियल इनकम, इसको हम वर्ड यूज करते हैं सब्सटेंशियल, फ्रीलांसर की है, तो यानी कि मैं फ्रीलांसर की कैटेगरी में आता हूं। और अगर मेरी इनकम सैलरी से ज्यादा है, मैं बस पार्ट टाइम थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग करता हूं, तो फिर मेरी इनकम सैलरी की मानी जाएगी। अगर मैं सैलरी की इनकम की रिटर्न फाइल करता हूं तो मैं टैक्स रिजीम चेंज करना अलाउड है हर साल। लेकिन अगर मैं फ्रीलांसर हूं तो वो बिजनेस में आता है, और बिजनेस वालों के लिए ऐसा नहीं है संभव। तो अगर मेरे को ये देखना है मेरी सब्सटेंशियल इनकम फाइनेंशियल फ्रीलांसिंग से है या सैलरी से है, तो अगर सैलरी से है तो बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप, फ्रीलांसिंग से ज्यादा है तो आपके पास ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो चुन लिया आपने वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, चलिए सर, एक और सवाल मेरे पास ये है कि मान लीजिए कि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अब न्यू टैक्स रिजीम रहता है किसी भी कंपनी के पोर्टल में भी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं, अगर मैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनना भूल गया, एचआरए डिडक्शन वगैरह मुझे लेना है, मैं यहां पर फिर कैसे ले पाऊंगा? क्या मैं आईटीआर जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय उस एचआरए को क्लेम कर सकता हूं? क्या उसके उस वजह से कुछ नोटिस वगैरह तो नहीं आएंगे? देखो ये एक उलझन तो है जो कुछ, क्योंकि कई लोगों को कितना भी सरकार प्रचार भी कर रही है, फिर भी कुछ 2-4% लोग ऐसे होते हैं जिनको हम आलसी भी कह सकते हैं, इग्नोरेंट भी कह सकते हैं। कुछ किसी अपने पैसे की तरफ उनका ध्यान नहीं है। वो कंपनी की डेडलाइन पे तो बहुत होता है, या इधर उधर घूमने की डेडलाइंस होती हैं, यार यहाँ तक घूम के आना है, लेकिन अपने पैसे को कैसे बचाना है, कई बार उनके पास ये मुद्दा इतना सीरियस नहीं होता, और वो जब फंस जाते हैं तभी बात होती है। अब उनको मान लो उन्होंने सब न्यू टैक्स रिजीम है उस वक्त नहीं देखा, जो शुरुआत में, अब अपने एम्प्लॉयर को दे रहे हैं, और रेंट रिसीट एम्प्लॉयर तो नहीं लेगा क्योंकि वो न्यू टैक्स रिजीम में है, अब उसको एम्प्लॉयर दे ही नहीं सकता है।
एक बार ये पहले होता था कि वो चेंज कर सकता था कभी भी ड्यूरिंग द ईयर। अब सरकार ने कहा आप एम्प्लॉयर के पास नहीं कर सकते हो, हाँ आप रिटर्न फाइल करते समय कर सकते हो। तो एचआरए की रसीद आप अपने पास रखो, क्योंकि रिटर्न के साथ कोई डॉक्यूमेंट जाता नहीं है, लेकिन आप वो रिटर्न में क्लेम कर सकते हो। अभी आपका टैक्स ज्यादा काटेगा एम्प्लॉयर, क्योंकि वो रेंट रिसीट की एग्जाम्पशन दे नहीं सकता अब आपको, या कोई और जो एग्जाम्पशन है। अब उसको आप रिटर्न फाइल करते समय कैलकुलेट करो, जरूरी है तो किसी एक्सपर्ट की मदद ले लो, और फिर वो क्लेम कर सकते हो बाय ओल्ड टैक्स रिजीम। वहां पे चूज करना पड़ेगा। इनकम टैक्स पोर्टल पे भी बाय डिफॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजीम है, वहां भी चुनना पड़ता है। जब आप कहते हो कि नहीं मुझे न्यू में नहीं जाना है, अभी मैं ओल्ड में ही रहना चाहता हूँ बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड, तब जा करके वो आपको मौका देता है कि भाई आप एचआरए क्लेम करिए। ओके सर, एक और सवाल मेरा है, ये क्या एम्प्लॉयर एनपीएस का जो क्लेम है उसका जो डिडक्शन होता है, क्या हम अप्रैल से उसको भी हायर टैक्स बेनिफिट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं क्या? हाँ, जब अगर ये तो पूरे साल के लिए होता है ना, सपोज करो मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम में हूँ तो 10% ऑफ बेसिक है और वो पूरे साल के लिए एप्लीकेबल है। अब मैंने बाद में उसको ज्वाइन किया कंपनी को, वहां पर मुझे एनपीएस मिल रहा है, तो मुझे मिलेगा वो 10% ऑफ बेसिक पूरे साल के लिए। अगर बैकडेट से कोई दे रही है कंपनी, अभी उसने एलिजिबिलिटी बनाई है या लॉन्च देर से किया है, तो जो डिडक्शन है पूरे साल के लिए मिल सकती है। बिल्कुल उसमें कोई एतराज नहीं है। आपके पिछले सवाल में मुझसे एक पॉइंट छूट गया, क्या नोटिस आ सकते हैं एचआरए के लिए? खास तौर पर आए हैं, क्योंकि उसमें झूठे क्लेम करने वाले एम्प्लॉयज भी बहुत हैं। उन्होंने रेंट किसी और को दिया, पैन नंबर किसी और का है, या वो कैश में दे दिया, या एक्चुअल वहां रहते नहीं है। आजकल जीपीएस का जमाना है, आप रोज कहाँ से कहाँ जाते हो, सरकार के पास काफी अच्छी इंफॉर्मेशन हो गई है। तो उन लोगों को भी आए जो गलती कर रहे थे। कई बार सही लोगों के पास भी आता है, जस्ट टू वेरीफाई, जस्ट टू वैलिडेट। उससे घबराना नहीं, अगर हमने सच में रेंट पे किया है तो उसको क्लेम करें। वो नोटिस आएगा तो उसमें कोई वेरिफिकेशन है, वो डरने वाला नहीं होता है। ओके सर, एक और सवाल होगा, अगर क्या हमें टीसीएस की डिटेल्स कंपनी को, एम्प्लॉयर को टैक्स क्रेडिट के लिए शेयर करना चाहिए? हाँ हाँ, जैसे शुरू में मैंने बताया ना आपको, सारी इनकम और टीडीएस, और अब टीडीएस के अलावा टीसीएस, क्योंकि टीसीएस अब 20% हो गया है। अगर मैं कहीं पैकेज लेके बाहर घूमने जाता हूँ, स्विट्जरलैंड या कहीं सिंगापुर, तो उसके ऊपर 20%, मेरा टिकट या पैकेज की कॉस्ट सपोज करो 1 लाख है, तो मुझे 20,000 अलग से टीसीएस जमा कराना है। यानी कि मेरा 20,000 रुपया और ब्लॉक हो गया, और अगर घर के 5 लोग हैं तो 1 लाख रुपया ब्लॉक हो गया। तो इतना पैसा ब्लॉक हो गया, तो वो मेरा एम्प्लॉयर को वो क्रेडिट दे सकता है। अब ये एक उन्होंने आसानी की है, क्योंकि अमाउंट ज्यादा होता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने एम्प्लॉयर को भी बता सकते हो ये टीसीएस, वो आपके अगर कोई टीडीएस कटना है सैलरी पर, उसकी जगह एडजस्ट कर लेगा। तो बताना जरूरी है और आपके फायदे के लिए। ओके सर, एक और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज रहते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई किसी ने प्रॉपर्टी बेचा है तो उन्हें क्या एडवांस टैक्स उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में उन्हें एडवांस टैक्स भी देना पड़ेगा जो भी कैपिटल गेन हुआ होगा? इसको लेकर क्या रूल्स है, वो अगर सिंप्लीफाई करें सर। जो मान लो मैं घर मेरे पास बेचता हूँ और उसमें कोई गेन होता है, पहले कंप्यूट कर लें। और आजकल कैपिटल गेन के लिए भी एक इंडेक्सेशन वाला है और एक नॉन इंडेक्सेशन वाला है। इंडेक्सेशन का मतलब है कि मुझे इन्फ्लेशन का बेनिफिट लेना है, वहां पर मुझे 20% की रेट से देना होता है, और ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं हम। तो अगर मेरे पास जो इंडेक्सेशन नहीं लेना है तो 12.5% है। ये दोनों में कंपेयर करना, जैसे न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, कहने को तो सरकार सिंप्लीफाई कर रही है, पर देखा जाए तो हर बार एक और नई उलझन और एक और गेम प्लान आ जाता है, वो इसके साथ किसको फायदा है किसको नहीं है। तो लोगों का समय, और इसमें इनकम टैक्स में भी इंटरेस्टिंग हो गया है, हमें भी कई तरह के टूल बनाने पड़ते हैं। तो वो जो कैपिटल गेन हुआ है उस क्वार्टर में, ये क्वार्टरली होता है, पहला हमारा होता है जून, 15 जून, फिर 15 सितंबर, फिर 15 दिसंबर, और उसके बाद 15 मार्च। तो ये 4 एडवांस टैक्स की डेट्स हैं। अब मान लो कि मैंने अक्टूबर में कोई प्रॉपर्टी सेल की है, तो अक्टूबर में जो प्रॉपर्टी सेल की उसका जो गेन हुआ वो मुझे 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स में जमा कराना है। ये देखना है कि मेरा कोई और लॉस है तो एडजस्ट कर लूं और बाकी पे टैक्स जमा करा दूं। 15 दिसंबर तक कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन 16 दिसंबर को किया तो पूरे क्वार्टर का ब्याज लगेगा। तो एक दिन भी लेट नहीं, उससे पहले ही कर दो। हाँ, आपने अक्टूबर में भी करना चाहते हो, कोई मनाही नहीं है, वो भी अच्छा है। जैसी आपकी प्रॉपर्टी सेल हुई उसके हिसाब से आप टीडीएस कंप्यूट करके जमा करा दो। लेकिन 15 दिसंबर से 16 दिसंबर होना, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी सितंबर में अगर 14 को सेल हुई है तो मुझे 15 सितंबर को जमा कराना जरूरी है। तो किस डेट को सेल हुआ, किस क्वार्टर में, यानी कि जब मेरी नेक्स्ट डेट आ रही है एडवांस टैक्स की, उससे पहले वो जमा होना चाहिए या उस डेट तक। क्लियर है?
जी जी बिल्कुल सर। एक और सवाल मेरा है, अगर कोई अगर बीच में नौकरी अगर छोड़ के, अर्ली नौकरी छोड़ के चला जाता है, तो क्या वो बोनस जो है उसके क्लेम का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं क्या? देखिए, जैसे इसमें काफी मतलब लिटिगेशन होती है, क्योंकि एम्प्लॉय को लगता है कि ये मेरे को पैसा मिला नहीं है या मुझसे वापस ले लिया गया है, तो इसकी मुझे सैलरी में से डिडक्शन मिल जाए। लेकिन इनकम टैक्स लॉ में ये कहा गया है कि अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी है तो वो टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी। और ये पेनल्टी है क्योंकि आपने कमिटमेंट की जॉब की कि मैं इतने दिन तक करूंगा या इतने महीने तक या इस डेट तक। अब आपने एम्प्लॉयर को धोखा देकर, या आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई और आप दूसरी जगह जा रहे हैं या किसी और मजबूरी में, तो एम्प्लॉयर के पास तो एग्रीमेंट है जिसके हिसाब से वो नोटिस पे कि आपको 2 महीने मतलब बता के जाना है, या 3 महीने, कई बार जो सीनियर जॉब होती है उसमें ऐसा भी होता है। तो अब आपने वो इनकम जो है अलग है, इनकम पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा। जब आपको बोनस मिला या वो नोटिस पे मिली, शुरू में ज्वाइनिंग बोनस मिला, वो तो इनकम थी, उस पर तो टैक्स लगना ही था। लेकिन ये पेनल्टी है, इसकी डिडक्शन कैसे दे दें? तो ये पेनल्टी की लोग डिडक्शन चाहते हैं। और कई बार ये फाइनेंशियल ईयर दूसरा होता है, आपको बोनस मिला जब आपने पिछले साल ज्वाइन किया, और पेनल्टी लगी अब जब आप जा रहे हो छोड़ करके। तो इसलिए इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है। हाँ, कुछ कोर्ट केसेस में एम्प्लॉय के फेवर में इसको दे दिया है, ऐसा भी हुआ है, पर ज्यादातर हमारी राय में ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक तरह की पेनल्टी है। ओके सर, एक और एचआरए को लेकर लोगों के मन में काफ़ी ये रहता है कि एचआरए टैक्स छूट का कैलकुलेशन क्या होता है, इसके रूल्स क्या है? देखिए, एचआरए पहली बात तो क्लेम करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग 50% से ज्यादा है, मैं तो कहूंगा शायद 55% हमारे जो डाटा के हिसाब से, जिनको एचआरए मिल तो रहा है लेकिन वो किराए के घर पे रहते नहीं। और हमारी जो सलाह है वो किराए के घर पे रहना चाहिए, क्योंकि आपको एचआरए से जो एग्जम्पशन मिलती है, और अपना घर दूसरी सिटी में खरीदना चाहिए, ताकि आपको रेंटल इनकम भी होती रहे, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। और रेंटल इनकम पे अनलिमिटेड डिडक्शन मिलती है, वो 2 लाख से भी ज्यादा होती है, क्योंकि पहले इंटरेस्ट एडजस्ट होता है रेंट से। तो अपने को ऐसे प्लान करें कि मेरा घर जहां मैं काम करता हूँ उस शहर के बाहर हो। जैसे मैं दिल्ली में काम करता हूँ तो नोएडा में मैं अपना घर ले लूँ, या गुड़गांव में ले लूँ, इस तरह से, या फरीदाबाद में ले लूँ। मैं बेंगलोर में हूँ तो मैं चेन्नई में ले लूं। मतलब काम कहाँ पर है, वहां पर किराए के घर पे रहें, ताकि आप, दूसरा इसका फायदा ये होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है एचआरए भी बढ़ता है। इसे कहते हैं इंक्रीमेंट इन पे स्लिप और इंक्रीमेंट इन लाइफ। तो जब आप एचआरए क्लेम करने के लिए बड़ा घर लोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको फैमिली के लिए ज्यादा अच्छे घर में ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा अच्छे पड़ोसी, सब कुछ बेहतर होता जाता है। कई बार लोग 20-20 साल तक उसी घर में रहते हैं और उनकी सैलरी जो है वो 4 गुना हो जाती है, जबकि वो अपने घर वालों को सोचते हैं कि मैं कितने करोड़ रुपए छोड़ के जाऊंगा, लेकिन जो पैसा इस्तेमाल नहीं किया, जो टैक्स एग्जेम्पशन नहीं ली, उसका दोष वो किसी को नहीं देते। वो बस अपने इमोशनल डिसीजन लेते रहते हैं कि मुझे इसी घर में रहना है। तो पैसा किस लिए कमा रहे हो आप? बिना मतलब पैसे के लिए अपना सर खपा रहे हो, क्योंकि आप यूज करना तो जानते नहीं हो। तो हम तो लोगों को मना करते हैं अपने घर में रहना, जो नौकरी पेशा वाले हैं खासतौर पे, तो उनको ये एग्जामेशन क्लेम करनी चाहिए। और इसको क्लेम करने के लिए आइडियल फिगर होती है, अगर मेरा एचआरए 100 रुपए है तो मैं रेंट 125 रुपए दे दूं। ये एक बेसिक सा थंब रूल है। इसको कैलकुलेट करने के लिए तीन चीजों का जो लोअर है उसको हम क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले होता है मेरा एचआरए रिसीव्ड, मेरा एचआरए है कितना, उससे ज्यादा तो मैं क्लेम ही नहीं कर सकता। दूसरा होता है कि मैंने एक्चुअल रेंट कितना पे किया है, उसमें से 10% बेसिक माइनस कर दूं। और तीसरा होता है 40% या 50%, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी। आपका जो अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रहते हैं मेट्रो में, तो आप 50% क्लेम करेंगे, और अगर आपकी जो लिमिट है, और अगर वो बेसिक का, और अगर आप रहते हैं बेंगलोर में या किसी और शहर में, तो नागपुर में, तो आपको 40% मिलेगा। इन तीनों में से, बेसिक का 40% या 50%, इन तीनों में से एक तो हो गया एक्चुअल रेंट माइनस 10% बेसिक, एक एचआरए रिसीव्ड कितना, कंपोनेंट कितना है मेरे पास। तो तीनों में से जो लीस्ट है वो एग्जाम्पशन अलाउड होगी। और इसको बेस्ट कैलकुलेट करने का मैंने थंब रूल बता दिया। 100 अगर आपका एचआरए है तो 125 आप पे करो, ये ऑप्टिमम फिगर आ जाती है। ओके सर, एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए, सुधीर जी वक्त कम है। क्या अगर किसी के पास किसी सिटी में घर है, मान लीजिए वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में उसका अपना घर है, लेकिन उसे ट्रैवल ना करना पड़े, तो पास में वो ऑफिस के आसपास अगर किराए पे रहता है, तो वहाँ पर वो होम लोन इंटरेस्ट, होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट और साथ ही इंटरेस्ट का जो भी टैक्स छूट मिलता है वो भी ले सकता है, और इधर एचआरए भी क्लेम कर सकता है? ये, इसके लिए ना कोई वजह होनी चाहिए, और वो वजह जैसे मेडिकल रीजन है, मुझे डॉक्टर ने ज्यादा ट्रैवल करने के लिए मना किया है,
ठीक है, या मेरे पास जो घर है जो अपना है उसमें लिफ्ट नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं रह सकते हैं, वो बुजुर्ग हैं, या कोई और मेडिकल रीजन नहीं है, तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपना यहाँ वाला घर बेच करके बाहर लीजिए, क्योंकि नहीं तो वो कोई ऑफिसर आपको, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है ना, जो लॉ है वो है कि आपका शहर म्यूनिसिपैलिटी, आपका घर म्यूनिसिपैलिटी के बाहर होना चाहिए, तब आपको दोनों क्लेम कर सकते हो। जिस शहर में काम करते हो वहां रेंट क्लेम करो, और दूसरा घर अपने नेटिव प्लेस, सपोज करो मैं हरिद्वार से हूँ या मैं उत्तराखंड में हूँ, तो मैं वहां पर अपना घर खरीद लूं, ताकि मैं रिटायरमेंट पे जब भी जाना चाहूंगा तब जा सकता हूँ, या अपने रहने के लिए वहां पेरेंट्स को रख सकता हूँ, या उनसे रेंट भी ले सकता हूँ, वो डिफरेंट है। लेकिन आप एक ही शहर में दो घर रखते हो तो उसके लिए रीजन देना पड़ता है, बच्चों का स्कूल क्या है, या मेरे को मेडिकल अगर टाइम बच रहा है, नहीं तो उसमें ग्रे एरिया में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर ऑफिसर अलग तरह से डिसाइड करेगा और लॉ में क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने क्लियर ये किया है कि आपके पास उस शहर में घर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही तरीके से आपने हालांकि काफ़ी कुछ समझा दिया। हालांकि टैक्स की पेचीदगी इतनी ज़्यादा होती है, जितना भी कम आप समझाए कम होता है, इसलिए हमारे पास भी हमने कोशिश की है कि ग्राफिक्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाएं, ताकि आप अपनी समझ को और बढ़ा सके और उसका इस्तेमाल भी कर सके। शुक्रिया सुधीर सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को गाइड किया, क्योंकि दिसंबर जनवरी के महीने में जितने भी सैलरीड क्लास के लोग होते हैं उनके लिए खास दिलचस्प ये चर्चा थी। सही समय पे आप डिक्लेरेशन दे, अगर नहीं भरेंगे तो ज़्यादा टीडीएस कटौती होगी, टेक होम सैलरी आपकी कम हो जाएगी, और रिफंड क्लेम के समय भी आपको परेशानी हो सकती है। शुक्रिया सर आपका और हमारे सभी दर्शकों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। और आप सुधीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकालकर हमारे दर्शकों को पूरी तरह से गाइड किया। तो टैक्स मंत्रा की इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।